चलिए इस पर अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफर यहाँ तक आ गए थे। देख लिया था ये इधर। अब आ जाए इसी कड़ी में हमने पिछले वीडियो में शेल टाइप को टाइप एंड ब्रेक टाइप कर लिया है। हमारा स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफर हो गया है। और हाँ, ये अभी हमारा इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर रह गया है। सिंगल फेज एंड थ्री फेज भी हम करेंगे, है ना। ये भी बाकी है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर होगा तो इस लेक्चर में कवर हो जाएगा, क्योंकि सिंगल थ्री फेज थोड़ा सा समझना थोड़ा जरूरी है, इसलिए हम इसको लास्ट में लेंगे। इसलिए हम इसको लास्ट में लेंगे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को। और इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर भी अभी हम देख लेते हैं, होगा तो ठीक है। ठीक है। अभी हम देखेंगे कमर्शियल बेसिस पे पावर ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। तो सबसे पहले चाहें तो हम यहाँ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर या वितरण ट्रांसफॉर्मर, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कमर्शियल तो हमने देख लिया था। कमर्शियल इसलिए क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कमर्शियल यूज में ही आता है। कहने का मतलब ये है कि, है ना, बिजनेस पर्पस, जैसे अब विद्युत वितरण कंपनियां हैं, है ना, ये वही इस्तेमाल करेंगे। और जैसे पावर ट्रांसफार्मर है तो वही इस्तेमाल करेंगे। अ, मतलब पावर जनरेशन या पावर ट्रांसमिशन कंपनी इस्तेमाल करेगी, या कोई इंडस्ट्री है ना, तो वही आपका इतनी बड़ी कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर लगवा पाते हैं, है ना। तो कमर्शियल यूज ही होता है, इसलिए उनको कमर्शियल बेसिस पे हमने इनको आपका बाइफरकेट करा हुआ है ना। अब इसको जो है अगर पेज हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये तो हो गया, ये भी हो गया, इसमें क्लियर नहीं है पर ठीक है, देख लेते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर, इसका बाइफरकेशन देख लेते हैं, है ना। और उसके बाद हम, ठीक है, वितरण ट्रांसफार्मर के बाद ये देख लेंगे शीतलन प्रणाली का क्या। वितरण ट्रांसफार्मर है और एक पावर है ना। वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता 5 केवीए से आपका 2000 केवीए तक, है ना, ये आपकी वितरण ट्रांसफार्मर की श्रेणी में आएगा। और पावर ट्रांसफार्मर शुरू होगा 2000 केवीए से 20,000 केवीए, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में ज़्यादातर 63 केवीए, 25 केवीए, 100 केवीए, 1000 नहीं 100 केवीए, है ना,
और आपका 200 kVA। ठीक, इस तरीके से ये यूज होता है। मेन याद रखने वाली बात है कि ये क्वेश्चन जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेंज क्या रहती है वो चीज़ पूछी जाती है। अब हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार टाइप का होगा। के पीछे हमने रीज़न डिस्कस करा था, क्योंकि हम कंज्यूमर एंड तक, कंज्यूमर प्रीमिसेस तक लेके जा रहे हैं, हमको ट्रांसमिशन नहीं करना है ना, इसलिए स्टार साइड जो रहेगी है ना वो एलवी साइड रहेगी। और पावर ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा टाइप का ट्रांसफार्मर रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ठीक है। ये सब स्टेशन के बाद वितरण लाइनों, और ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए यूज होता है। तो हमने यहाँ पर वितरण ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में डिफरेंस देख लिया कि इस कैपेसिटी का अगर ट्रांसफार्मर है तो वो वितरण ट्रांसफार्मर की श्रेणी में आएगा, और अगर इस कैपेसिटी के ऊपर का ट्रांसफार्मर है, इस कैपेसिटी, ये पावर ट्रांसफार्मर की है ना श्रेणी में आता ये एक्चुअली में केवीए में दिया हुआ है ना, तो केवीए से एमबीए तो बड़ा ही होता है। अब शुरुआत कहाँ से होती है, 3.15 एमबीए है ना, 5 एमबीए, 8 एमबीए, 10 एमबीए। जब तक मैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में था, मैंने 8 एमबी और 10 एमबी तक के इंस्टॉलेशन तो करवाए थे वहां पे, है ना। 2010 के आसपास 1.6 एमबीए भी ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, जिनको अब खत्म कर दिया गया है, और उसकी जगह पे 3.15 एमबीए कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर सिस्टम में इंसर्ट कर दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो 5 एमबीए यूज होता है ना, वो 5 एमबीए के ट्रांसफार्मर आपके सिस्टम में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। 8 और 10 एमबीए अब इंस्टॉलेशन की प्रोसेस बहुत जगह हो गए हैं, बहुत जगह लोड के हिसाब से किए जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एक इम्पोर्टेंट। हमने बेरी टाइप तक देख लिया था। बेरी टाइप बिल्कुल उच्च क्षमता और उच्च दक्षता के लिए यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर टाइप जो है, बाइंडिंग के चारों साइड आपकी जो पाथ रहता है, मैग्नेटिक सर्किट है ना, मैग्नेटिक सर्किट मोर देन 2 इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक है ना। सेंटर लिम्ब विल कैरी द बाइंडिंग, सेंटर लिम्ब में बाइंडिंग जो है आपकी रहती है। रेक्टेंगुलर frames are placed in such a way that one side of all the frame passes through the center of the core। ठीक है, सेंटर में मान लो कि एक ये खंबा है, ये मान लो कोर है, कोर है, तो इससे इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इस तरीके। हम्म, ये मतलब कहने का चारों तरफ। ठीक है, और इस बीच में इधर इधर ये इतने में वाइंडिंग है इसकी। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटर लिम्ब वापस से कर रही है। ये हमने देख लिया था। हमने अभी देखा आपका पावर ट्रांसफार्मर, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डिफरेंस देखा है ना।
कि किस रेंज से किस रेंज तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है और आपका किस रेंज से किस रेंज तक पावर ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, अब ये है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब ज्यादातर इनका उपयोग ना छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। ठीक है। हम्म, और ये इसका भी जो है ना कोर टाइप ही रहता है, ये भी कोर ही बनी यहाँ से अंदर। यहाँ टर्मिनल दिए हुए हैं, यहाँ जैसे सब स्टेशन में रहता है बैटरी चार्जिंग सिस्टम। ओके, चार्जिंग सिस्टम सरल भाषा में जिसको बोलते हैं चार्जर। इस ट्रांसफार्मर का यूज उस चार्जर में होता है जो 230 वोल्ट एसी को, है ना, विद द हेल्प ऑफ आपके डायोड्स, डायोड्स लगते हैं उसमें चार, है ना, ये उसको कन्वर्ट करता है 35 वोल्ट डीसी में या 30 वोल्ट डीसी या 45 वोल्ट डीसी। अब वो कैसे, यहाँ जो टर्मिनल दिए हुए हैं इसमें से एक टर्मिनल ये हम देख रहे हैं इनपुट आउटपुट है ना, एक में से सप्लाई आएगी और एक में से सप्लाई जाएगी, है ना, जिसमें से निकलेगी 30 वोल्ट डीसी निकलेगी। ठीक? फिर दूसरा टर्मिनल है, ये 35 वोल्ट डीसी के लिए दिया हुआ, फिर एक 45 वोल्ट डीसी का होगा, एक ऐसे करके आपका ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग रहेगा। ठीक है, वर्क अप टू 250 वोल्ट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें चूंकि हम जो फील्ड में जो रहता है ना, वोल्टेज जरूरी नहीं है कि आपको वोल्टेज जो है बिल्कुल एग्जैक्ट 230। कई बार हुआ है ऐसा, कंज्यूमर का कहना कि हमारे यहाँ सिस्टम पूरा लगा हुआ है, हमको सिर्फ 230 वोल्ट एग्जैक्ट चाहिए, तो वो किसी भी हालत में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ्लक्चुएशन, बहुत सारे जो है ना वोल्टेज में चेंजेस आते हैं, कहाँ कहाँ पे आते हैं। सीजन में क्या होता है, जैसे अभी सीजन है, अब खेतों में किसान जो है ना पानी देंगे, है ना, सिस्टम में जो किसान की मोटर जो है वो यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है इंडक्शन, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में वोल्टेज, है ना, करंट लेग्स वोल्टेज बाय सम एंगल, मतलब करंट जो है ना वो लेग करता है इंडक्शन मोटर में, है ना। तो लैगिंग पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर। फिर इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सब स्टेशन में कैपेसिटर बैंक लगता है। ठीक है, अब उसकी कैपेसिटी में हम अभी नहीं जाएंगे, जब आप सिस्टम को समझोगे या आप चाहोगे ये कमेंट करके बताओगे सर कैपेसिटर बैंक कैसा रहता है, कैसे काम करता है, तो मुझे लगेगा तो आप, मैं बता दूंगा। हम इस सिस्टम पे जा रहे हैं, हम थे इस पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे, है ना, ये चार्जर में यूज था। बात ये आ रही थी कि फ्लक्चुएट होता है, जरूरी नहीं है कि आपका 230 वोल्ट ही रहे, है ना, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि हमको रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में 32 वोल्ट के आसपास, हमारा सिस्टम जो कंट्रोल पैनल का है वो काम करता है। बैटरीज हैं वो 30 से 35 वोल्ट के बीच ही चार्ज होती हैं, है ना, वो सप्लाई देती हैं, डीसी सप्लाई, जो कि कंट्रोल पैनल में केबल कंट्रोल सिस्टम पूरा उसमें जाता है। अब मान लीजिए कि 220 ही मिल रहा है मुझे, है ना, तो
जब हमारा इनपुट वोल्टेज ही कम होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज भी कम होगा, है ना? तो इस हिसाब से ये सारी हमको सेटिंग दी होती है सिस्टम के हिसाब से, है ना? अब सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि कहीं पे कंट्रोल केबल ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से 35 वोल्ट थोड़ा-सा वोल्टेज ड्रॉप कहीं हो रहा हो, कहीं शॉर्ट सर्किट डीसी सिस्टम में आपका हो रहा हो, है ना? इक्विपमेंट में, तो उस हिसाब से आप जो भी वोल्टेज आपकी रिक्वायरमेंट हो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके सेल और कोर टाइप, दोनों टाइप की हमने इसकी जो है आपकी अ, कोर हो सकती हैं शेल या कोर टाइप, ठीक है? और सिंगल फेज पे काम करता, चूँकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। होम अप्लायंसेस सच एज़ रेडियो, टीवी, रिसीवर, सीधी-सी बात है, छोटी-छोटी चीज़। मैंने इसलिए चार्जर का आपको एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया, इतना लंबा, है ना? कि किसमें आपको याद रहे कि छोटे अप्लायंसेस में, है ना? मैंने 230 वोल्ट को 30 वोल्ट में, ओके, कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया। ऐसे ही ज़रूरी नहीं कि आपका हर अप्लायंसेस जो है वो 230 वोल्ट पे ही काम करे, है ना? अब इसको 250 वोल्ट का बनाने का रीज़न मैं बता रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि 230 वोल्ट ही मिले, हो सकता है आपको 240 वोल्ट मिल रहा हो, और आपने अगर लोअर वोल्टेज साइड 220 पे ही डिज़ाइन कर रखा है इसको, है ना? और आपके सिस्टम में 240 वोल्ट आ रहा है, तो ये जल जाएगा। इसलिए कभी भी इक्विपमेंट को जो डिज़ाइन करते हैं, वो उसके हायर साइड कम से कम, है ना? इतने हायर साइड करते हैं कि कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा होता है। मतलब कुल मिला के बात चल रही थी कि सिस्टम में वोल्टेज जो है ना, कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा चेंज होता है। तो इंडक्शन मोटर की बात यूँ आई थी कि इसके कारण पावर फैक्टर डाउन होता है, और पावर फैक्टर डाउन होने के कारण सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप होता है ना? जिसको इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर लगाए जाते हैं। सिस्टम में जब वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो ये ड्रॉप होता है, मतलब ये मान के चलो आपकी जो आपकी ट्रांसमिशन कंपनी है ना? ये 132 केवी पे भी ड्रॉप आपको मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आपके 33/11 केवी सबस्टेशन पे भी ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ भी कम वोल्टेज आएगा, यहाँ भी कम वोल्टेज आएगा, और जनरेशन लाइन है उधर से, तो वो जो होना ही है। तो कुल मिला के ये आपकी इसके कारण पूरा सिस्टम जो है वोल्टेज ड्रॉप, है ना? ये हो गया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, ठीक। अब आगे बढ़े, थ्री फेज ट्रांसफार्मर मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम अलग से क्लास में अगर इसको डिस्कस करें, तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, और एक-एक टॉपिक का एक-एक लेक्चर रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का मैं सोच रहा हूँ कि अलग से एक पूरी क्लास डेडिकेटेड ही कर दी जाए, तो इसको हम देखेंगे अगली क्लास में, ओके? ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, है ना? ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, ये सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। देखो यहाँ पे सिंगल ही वाइंडिंग है ना? कुल वाइंडिंग की इसमें होती है एक, वो भी ये, है ना? ना तो इसमें प्राइमरी है ना सेकेंडरी, एक ही वाइंडिंग, ठीक है? और सेल्फ इंडक्टेंस की सिद्धांत पे काम करता है, ये पूछा जा सकता है, या स्व प्रेरणा के सिद्धांत पे काम, है ना? मतलब वो अपने आप को ही इंडक्टेंस जो है उसके अपने आप में ही रहता है, ठीक, खुद ही करता है अपने लिए, ठीक है? अब इसमें आ जाए,
तो ये प्राइमरी साइड है, ये पूरी वाइंडिंग आपकी मान लें N1 है ना। और ये पूरी वाइंडिंग हम अगर मान लें कि N2 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सेलेक्टर है, ठीक है। तो ये लोड जो है इसका टर्मिनल कनेक्ट इसकी वाइंडिंग में रहता है, तो यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा करते हैं, है ना। तो ये सेलेक्ट करता है, तो कैसे क्या होगा भाई, पूरा N2 है, ठीक है, तो और ये प्राइमरी N1 है, तो हमको ये पूछा जाएगा कि यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्न्स है मान लीजिए, तो ये होंगे N1 माइनस N2, ठीक है। और ऐसा ही केस है आपका स्टेप अप में। तो स्टेप डाउन में और क्या होगा, स्टेप डाउन में होगा ये पूरी वाइंडिंग प्राथमिक रहेगी, मतलब प्राइमरी साइड पूरी वाइंडिंग जो रहेगी वो प्राथमिक साइड में रहेगी। इसको लिख लें, पूरी वाइंडिंग प्राथमिक। पहली चीज तो ये हो गई, एक ये सेल्फ इंडक्टेंस पे काम करता है, पूरी वाइंडिंग प्राथमिक रहेगी, कुल इसमें वाइंडिंग रहती है एक, है ना। और वाइंडिंग का कुछ अंश द्वितीय वाइंडिंग कहलाएगी, ठीक है। तो मतलब ये तो N1 माइनस N2 है, ये इस समय ये है N2 आपका, इतना ये N2 कहलाएगा, सिर्फ इतना हिस्सा, ये पूरा N2 नहीं कहलाएगा, है ना। मतलब इसको मान लें यूं कि N2 है ये पूरा, तो ये पार्ट जो कहलाएगा वो N1 माइनस N2 कहलाएगा, और ये पार्ट जो है ना वो N2 कहलाएगा, ठीक है। आ गई चीज समझ में। ऐसे ही ये तो हो गया आपका स्टेप डाउन के केस में, है ना। और ये जो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे दोनों सर्किट हैं ये स्टेप डाउन के ही, ठीक है। ये करंट मेजरमेंट के लिए है, करंट यहाँ से यहाँ आया, है ना, ये N1 वाइंडिंग है, ये N2 वाइंडिंग है, तो हमको इस तरीके से इसका हम करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये I1 करंट यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, और यहाँ से जो करंट है ये I2 है, ठीक। तो इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है ये I1 माइनस I2 फ्लो होगा, I2 माइनस, है ना, I1 फ्लो होगा। इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा, इस डायग्राम को दिमाग में रखना पड़ेगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और ऐसा का ऐसा ही दिमाग में जमाना पड़ेगा। I1 यहाँ से आपका I2 माइनस I1, और यहाँ I2 करंट फ्लो होगा, V1 दिस इज V2, और आखिर में I1 यहाँ से फ्लो हुआ था तो I1 यहाँ एंटर करेगा, ठीक है। वोल वाइंडिंग फ्रॉम प्राइमरी टू विच वोल्टेज इज अप्लाइड, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी शेयर सेम कॉमन सिंगल वाइंडिंग, ठीक है, वो तो देख लिया हमने। बाकी द प्राइमरी सेक्शन ऑफ वाइंडिंग एंड सेकेंडरी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। रिक्वायर लेस कॉपर सेविंग। इसका मेन जो एडवांटेज है जो हर बार पूछा जाता है ये है सेल्फ इंडक्टेंस। मैंने लिख ही दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप इसका जो है सारी चीजें देख सकते हैं। लेस कॉपर लॉसेस, कॉपर सेविंग हो रही है भाई, जब कॉपर ही कम यूज हो रहा है तो कॉपर लॉसेस भी कम होंगे। वोल्टेज रेगुलेशन, हम वोल्टेज को बड़ा और कम आराम से सकते हैं, क्योंकि कॉपर कम यूज हुआ तो लाइटर वेट भी होगा, है ना। और डिसएडवांटेज ये है कि सेकेंडरी से आइसोलेशन है ही नहीं, वो एक ही वाइंडिंग है जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी मान के काम कर रहे हैं, है ना। बिकम ओपन सर्किट, प्राइमरी वोल्टेज स्टिल फीड इन केस ऑफ स्टेप डाउन, इट में गिव सीरियस शॉक, ठीक है। स्टेप डाउन में अगर सेकेंडरी ये फॉल्ट हो गई, है ना, इफ कॉमन वाइंडिंग बिकम ओपन सर्किट, प्राइमरी वोल्टेज स्टिल फीड, ठीक है। तो तब भी ये वोल्टेज जो प्राइमरी वोल्टेज है तब भी ये सर्किट में तो जाएगा ना, ये इसके लोड में जाएगा, है ना। समझ रहे हैं चीज को। अगर ये इतनी खराब भी हो गई है तब भी यहाँ से तो सर्किट आपका कंप्लीट ही हो रहा ना,
तो वो सीरियस शॉक दे सकता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें स्टेप अप में। थोड़ा सा मैं देख लूँ, अगर जगह खाली है तो इधर है क्या? ठीक है, यही देखना पड़ेगा, यहाँ बना देते हैं। देखिए स्टेप अप, ठीक है। तो इसमें स्टेप अप हो रहा था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड ज्यादा होगा, ठीक है। ये हमारा N1 था, नंबर ऑफ टर्न्स इतने हो जाएंगे। ये N2 माइनस N1 हो जाएगा, ओके। और ये N2 हो जाएगा सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें पूरी जो वाइंडिंग है वो सेकेंडरी साइड रहती है, वो सेकेंडरी साइड रहती है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। और वाइंडिंग का कुछ अंश जो है वो प्राइमरी होता है, ठीक है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं जरूरी, ये तो ये पॉइंट सारे जो लिखे हैं ये भी बहुत जरूरी है ना। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं खाली जगह देख के आपको नोट करा देता हूँ। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए बायलैंग्वेज है, हिंदी भी है इंग्लिश भी है ना, ताकि किसी को परेशानी नहीं है, ठीक है। ऊर्जा का स्थानांतरण कंडक्शन के द्वारा, ऊर्जा का स्थानांतरण, है ना, चालन, या अंग्रेजी में बोले तो कंडक्शन, ठीक है। तथा प्रेरण, अंग्रेजी में बोले तो इंडक्शन। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, वह प्रेरण पे काम करता हमने देख ही लिया, एक ही बाइंडिंग होती है हमने देख ही लिया। और ताम्र हानि, क्योंकि कॉपर या ताम्र कम यूज हुआ है तो ताम्र हानि भी कम होगी, वेट भी कम होगा, ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए। दक्षता भी उच्च होगी, ये पॉइंट भी हमने लिख लिया। वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, ये वाला एक पॉइंट जो है वोल्टेज रेगुलेशन का, ये हम लिख लें। उच्च होता अच्छा होता है ना। अच्छा, मतलब पी आर कम या निम्न होता है। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, ये सब आपको स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, या आप लिखते जाओ, साथ में तो लिखते जाओ। देखो प्रेरण मोटर में स्पीड कंट्रोल या गति नियंत्रण में, ठीक है। सेकंड,
स्टेबलाइजर के रूप में स्टेबलाइजर होता है वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, तो इसलिए इसको ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है ना। और थर्ड पॉइंट है आपका बूस्टर के रूप में। ठीक है, आइडल ट्रांसफार्मर कोई सा भी हो, उसकी एफिशिएंसी हमेशा 100% हानि कम होती है और दक्षता उच्च होती है आइडल ट्रांसफार्मर में, सभी केसेस में ऐसा। ठीक है, अब हम देख लें कि शीतल प्रणाली के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण या भी देखें या करंट ट्रांसफार्मर देखें, तो हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर और शीतलन प्रणाली के आधार पर फिर वर्गीकरण बाद में देख लेंगे, है ना। दो बढ़िया सी चीजें कवर हो जाए, ये हो गया पीटी, ये हो गया पीटी और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसके बाद ये भी लंबा टॉपिक है आपका, ब्रीदर एक्सट्रूजन पेंट, है ना। और बखोल रिले ट्रांसफार्मर ऑयल भी है, हाइड्रोकार्बन। तो अब फ्राइडे एंड हो गई। लगभग ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर मेरे को लग रहा है अभी 3 क्लास होगा, जो बचा कुचा होगा वो भी देखना पड़ेगा, है ना। फिर न्यूमेरिकल्स भी करने हैं तो वो अलग क्लासेस तो अलग। ये तो हम सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थ्योरी क्योंकि अब बेसिक हो जाए तो उससे होगा ये कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, फिर हम इस तरीके के आ सकते हैं वैसे न्यूमेरिकल। करंट ट्रांसफार्मर ना, क्या इसको, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है ना। क्यों है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए उनके हिसाब से करंट स्टेप डाउन करके देता है ये। करंट ट्रांसफार्मर को हिंदी में ही बोलते हैं धारा परिणाम मित्र। ओके, अब हम देख लें कि इसका काम क्या है। इसका कार्य है उच्च धारा का मापन करना। मतलब अब जैसे होता क्या है कि कोई 33/11 के भी सब स्टेशन है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आप 11 kV या 33 kV लाइन आ रही है, फिर उसमें डायरेक्ट आप मेजरमेंट करोगे कैसे, है ना। तो आपको चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, इन दोनों हाई वैल्यू जो भी रहता है, चाहे वो 33 kV हो या 11 kV हो, आपको एक पर्टिकुलर रेशियो में उसको कन्वर्ट करके इस लेवल पे लाना पड़ता है कि वो आपके कंट्रोल रूम में लगे इक्विपमेंट्स में उनकी रीडिंग बता सके, है ना।
क्योंकि आप कंट्रोल रूम में 11 केवी या 33 केवी लाइन डायरेक्ट देकर और उसमें किसी इंस्ट्रूमेंट को लगा के उसको डायरेक्ट इतनी हाई वोल्टेज या हाई करंट वाली लाइन चूंकि नहीं दे सकते, और आपने अगर कोशिश करी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब नुकसान किस प्रकार का होगा वो हमारा मैटर तो है नहीं, डिस्कस हम करेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए ये प्रोसीजर है कि हम हायर करंट या हायर वोल्टेज को बहुत ही लोअर करंट या लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करके, है ना, और फिर इससे हम उसी रेशियो में मेजरमेंट करते हैं अपने कंट्रोल रूम में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। हमें ये मालूम पड़ता है कि पर्टिकुलर टाइम पे अभी इस समय हमारे फीडर के ऊपर लोड कितना है। लोड मतलब अभी हमारे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है, मान लो 5 MVA ट्रांसफार्मर है ना। 5 MVA का एक ट्रांसफार्मर है जो सबस्टेशन पे लगा है। इसकी करंट कैपेसिटी होती है 255 एम्पियर ना। 255 एम्पियर ऑन एलवी और सेकेंडरी साइड या लोड साइड। इसकी कैपेसिटी स्टैंडर्ड अगर बताएं तो वैसे हमने तो 270 280 तक भी चलाए हैं। जब ये कंडीशन बनती है कि आपके पास दूसरा चारा नहीं है तो हमको चलाने पड़ते थे, पर इस कंडीशन में आके, है ना, खतरा बहुत बढ़ जाता था और फॉल्ट होने पर, केस होने पर स्टैंड जो है आपका ट्रांसफार्मर जलने का आपका प्रॉब्लम होता था। तो 255 एम्पियर के लिए क्या हम कंट्रोल रूम के पैनल में, है ना, हम इतनी सीधा ये करंट ले जाके और उसको मेजर कर सकते हैं क्या, या हम वो इतने हाई वोल्टेज, क्योंकि करंट अकेला थोड़ी है ना। क्या होता है 11 के भी ए कहते हैं ना, ठीक है। तो ये तो है किलो, ये है वोल्ट, ये है एम्पियर, ठीक है। मतलब कहने का ये है जो 11 केवी की लाइन है उसमें वोल्टेज और एम्पियर साथ में है। अब ये तो एम्पियर हो गया 255, और ये कितने वोल्टेज पे है, 11 केवी पे। 255 का तो चलो मान लो हमने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, पर इस 11 केवी का क्या करेंगे। इसको हम डायरेक्ट कंट्रोल रूम में थोड़ी लेके जा सकते, ठीक है। तो हम अब आगे देखिए क्या होता है। ये मान लीजिए 11 केवी का कंडक्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कंडक्टर लेकिन 11 केवी का है। कंडक्टर कंट्रोल रूम में ले जाना संभव नहीं है कि हम वहां ले जाके इससे डायरेक्ट आप ये मेजर कर लोगे उसको, आप उसका करंट मेजर या वोल्टेज मेजर कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाए, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इसलिए कहलाता है ना। इट्स वर्क लाइक ए इंस्ट्रूमेंट, करंट मेजर करने, वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो सीटी जो इसमें डायग्राम में आपको दिख रही है ना, तो इसी तरीके से होती है वैसे, है ना। तो कंडक्टर सीटी के अंदर से जाता है और इसके करंट के हिसाब से, है ना, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं, उसको, ये वाइंडिंग है इसके अंदर, ओके, उस ये अंदर वाइंडिंग है। ये पूरा सर्कल कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लकड़ी का बना, नहीं, इसके पूरे के अंदर वाइंडिंग्स रहती हैं, नंबर ऑफ टर्न जो रहते हैं, है ना। सेम म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्यों बोल रहे हैं हम, करंट ट्रांसफार्मर क्यों बोल रहे हैं कि जब ये वहां पर हम हमारे कोर के ऊपर वाइंडिंग थी और दो अलग अलग वाइंडिंग में इंडक्टेंस हो रहा था,
यहाँ पर क्या है, कंडक्टर सीधा जो है वाइंडिंग के बीच में से जा रहा है और इन दोनों के बीच में इसके करंट के कारण, है ना, इसमें इंडक्टेंस होता है म्यूचुअल, या म्यूचुअल नहीं कह सकते इसको, इसमें इंडक्टेंस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में के पास में है, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स या इसकी उस दायरे में है, इसके अंदर वाइंडिंग है, तो वो इस रेशियो में होता है कि अगर इसमें करंट बढ़ेगा तो डैश 5 के रेशियो में अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, ये 300 बाय 5 के करंट ट्रांसफार्मर, 200 बाय 5 के करंट ट्रांसफार्मर, 400 बाय 5, 600 बाय 5। अब इसका क्या मतलब है, मतलब 300 एम्पियर मैक्सिमम करंट जब आपकी करंट ट्रांसफार्मर के भीतर, मतलब इस कंडक्टर में से फ्लो होगा, तो जो सेकेंडरी साइड है, मतलब सेकेंडरी साइड कौन सी, इस साइड, है ना, ये आपको 5 एम्पियर में कन्वर्ट करके देगा उसको। ठीक है, 300 एम्पियर तक के करंट को ये डैश 5 में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो 300 एम्पियर की मैंने सीटी लगाई है और उसमें हो रहा है 150 एम्पियर ही फ्री, तो इसके सेकेंडरी साइड जो है ना, ये 2.5 एम्पियर देगा, और हम इस 2.5 एम्पियर को ले जाके कंट्रोल रूम में जो इक्विपमेंट्स हमारे लगे हैं, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, है ना, इसको इसमें मेजर करेंगे। ठीक है, ठीक। अब आ जाए हम इसके डायग्राम पे। यहाँ हमें दिख रहा है ये हैवी लाइन जा रही है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन हैवी लाइन साइड, यानी प्राइमरी साइड, ठीक, ये हमको दिख रहे हैं कम, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड हमको दिख रहे हैं ज्यादा। ये हैवी लाइन जा रही है और ये लोड तरफ है ना, ये ऐसे ही हैवी लाइन जा रही है, और ये यहाँ बीच में हमने बोला था ट्रांसफार्मर, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इस सर्कल के अंदर है। सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स आर ग्रेटर देन प्राइमरी साइड, ये है सेकेंडरी साइड। अब एन सेकेंडरी ग्रेटर देन एन प्राइमरी, तो सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ गया, क्योंकि 11 केवी है ना, केवी ए, तो यहाँ सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने से वोल्टेज बढ़ा, तो इधर सेकेंडरी में जब वोल्टेज बढ़ा तो करंट उसी रेशियो में कम हुआ, और जो करंट कम हुआ वो हमारे सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में आया, जिसको हमने अपने एम्पियर मीटर से मेजर करा। ठीक है, सिंपल प्रिंसिपल है, एक बार में समझ में आ जाना। ठीक है, ठीक है। अब इसका उपयोग जो है, मैं देखता हूँ जगह खाली है, हाँ, एक दो पॉइंट्स लिख लिए जाए तो अच्छा रहेगा। इसका कार्य जो है, पारेषण एवं वितरण लाइन में उच्च
आ गया बात। ठीक है, पॉइंट ये था, पारेषण एवं वितरण लाइनों में उच्च धारा का मापन स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एवं अमीटर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, एक चीज लिखना है, वोल्टेज बढ़ाकर धारा घटाता है। सीधा सा है, अभी हमने जो पॉइंट समझा था, वोल्टेज तो स्टेप अप करेंगे, इसलिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा ये, स्टेप अप, और करंट स्टेप डाउन होगा इसके अंदर, है ना। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ना। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, प्राथमिक वाइंडिंग में चक्रों की संख्या, मतलब ज्यादा नहीं होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, 1 से लेके 5 तक होते हैं, इससे ज्यादा प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स होते नहीं है। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन हमेशा बनता है कि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को ओपन क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत ही, क्या, बहुत ही ज्यादा, और कई बार ये जो है ना, बहुत बार क्वेश्चन आया, इसका रीजन क्या है ना, इम्पोर्टेंट है ये अभी लिख लें अपन। इसमें सेकेंडरी को ओपन नहीं छोड़ा जाता, क्यों नहीं छोड़ा जाता, अब इसका रीजन जान लेते हैं। हम्म, हमने क्या देखा था अभी कि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी, तो क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा, करंट घटा, वोल्टेज जो बढ़ा, है ना, तो वोल्टेज जो है ना, ये हाई वोल्टेज, ओके,
अब क्या होता है किसी भी, अभी जैसे इसका ये कंडक्टर है, ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ ले लेते हैं, हमने अमीटर हटा दिया बीच में से। अब क्या होगा, यहाँ की हाई वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, हाई वोल्टेज आ गया। अब क्या होगा कि हाई वोल्टेज होने के कारण अगर ये टर्मिनल खुले रहे तो इसमें जोरदार जो है आर्क बनेगी, आर्किंग हो जाएगी, और है ना, हैवी, उसको हम शॉर्ट सर्किट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हैवी आर्किंग कॉज ये जो वोल्टेज है ना पूरा दोनों टर्मिनल पे आ जाएगा ना, इस पे आ जाएगा और इस पे। अब जब तो मालूम है कि अगर बीच में हमने ओपन छोड़ दिया तो ये वोल्टेज एयर की जो आपकी एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एयर जो आपका अम, बीच में बचा, तो ये वोल्टेज के कारण जो बीच में एयर है, इसके जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम बोले, मैं केमिस्ट्री में उतना वो नहीं हूँ, इनको चार्ज कर देगा, ठीक है। जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स या आपके एटम्स हैं या बीच में एयर है, तो जो एयर है ना, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में इसमें काम कर रही है, वो एयर ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ब्रेक डाउन होगी तो दोनों शॉर्ट सर्किट होने की कोशिश करेंगी, मिलेंगे, बहुत हैवी आपकी आर्किंग होगी, या हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही हैवी फॉल्ट हो जाएगा। कितनी लॉजिकल बात है। अभी यूट्यूब पे आपको ऐसा कोई समझाता है क्या इस तरीके के लॉजिक? अगर लॉजिक आपको पसंद आ रहे हैं और आप इस चैनल पे आपको लग रहा है कि नहीं लॉजिकली कुछ पढ़ाई हो रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही दें, साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जैसे जैसे वीडियो डालता जाऊं और आपका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले, और आप सारा जो है ये पढ़ के और जल्दी जल्दी लाइनमैन बने, जल्दी जल्दी एनटीपीसी में जाएं, जल्दी जल्दी आप जो है दूसरे किसी गवर्नमेंट जॉब में, है ना, जल्दी जल्दी जॉब लेके और फ्री हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, ये हमने एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लो, बहुत जरूरी है। एक चीज और इसमें थी कि प्राइमरी साइड है तो सेकेंडरी साइड है, थिनर वायर रहता है ये, है ना, थिनर वायर कभी पूछ लिया जाए ये इस केस में, सेकेंडरी वाइंडिंग किस वाइंडिंग साइड में जो है थिनर और किस वाइंडिंग साइड में थिकर वायर होता है इसमें, तो ये हम बता पाएंगे, ये भी आप देख लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के ऊपर, है ना। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सेम करंट ट्रांसफार्मर है, वो करंट मेजर के लिए होता है, और ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वो पोटेंशियल मेजर के लिए या वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, है ना। इसमें लिखेंगे हम पहला पॉइंट, उच्च विभव का मापन, अंग्रेजी में लिखा है यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज ऑफ हाई टेंशन एंड एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइंस, प्राइमरी वाइंडिंग लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फाइन वायर। याद रखना प्राइमरी वाइंड में जहां भी, दोनों केस में जहां भी ज्यादा टर्न है वो फाइन वायर के हैं, लाइन वोज वोल्टेज टू बी मेजर्ड, सेकेंडरी वाइंडिंग फ्यू टर्न ऑफ थिक वायर्स। ये क्वेश्चन आता है भाई इसमें से, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, है ना।
कि नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड ज़्यादा होंगे या सेकेंडरी साइड ज़्यादा होंगे, यही क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि पीटी में या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या होता क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होंगे या सेकेंडरी में, या करंट ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होंगे सेकेंडरी, या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में थिकर वायर प्राइमरी साइड यूज होगा या सेकेंडरी साइड यूज होगा। ठीक है, ठीक है, और पॉइंट आप कर लेना। ठीक है, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज चाहे, हाँ ये मेनली डिस्ट्रीब्यूशन की ही पीटी है। ये पार्ट जो है ना, ये है बुशिंग, इसको कहते हैं बुशिंग। इस पार्ट पे सीधा आपका एक जंपर कनेक्ट होता है, चाहे वो, अब ये है 11 kV की, मेरे को लग तो नहीं रही कि 33 की, बाकी नेम प्लेट पढ़ नहीं पा रहे हैं अपन, बहुत बारीक है। तो ये जो है ना, ये इसमें सीधा जंपर पीटी में जो गेंट्री में रखे हो कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ इस इसके पीछे साइड या है ना, इसमें टर्मिनल दिए रहते हैं। पीटी में दो टर्मिनल होते हैं आउटपुट के, एक तो रहता है आपका फेस और एक रहता है आपका अर्थ। ठीक है, ठीक है, चलिए। उच्च विभव का मापन के लिए उपयोग होता है ना। इसमें रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हमको दिख ही रहा, हमने इतना सीख ही लिया है, हम शुरू से स्टेप डाउन स्टेप अप करते आ रहे हैं, तो यहाँ भी हमको दिख रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। वोल्टमीटर की सहायता से हम वोल्टेज नापते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब उसमें भी 1 से 5 था, और यहाँ पे भी 1 से 5 टर्न ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड 0 से 10 वोल्ट या जो भी अब वोल्टेज अपन कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब इस क्लास को भी यहाँ पे एंड करते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई है। और मैं चाहता हूँ कि अब आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरी भी हिम्मत बनी रहे कि मैं आगे और मेहनत करूं और डालूं वीडियोस। और साथ में पूरे ध्यान से पढ़िए तो आराम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो शेयर तो उनके साथ कर ही देना, दोस्तों का ही भला हो जाए। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और मेरे को लगता है कि 2-3 क्लास ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और होंगी अभी, क्योंकि हमको 3 फेज ट्रांसफार्मर भी देखना है, हमको कूलिंग सिस्टम भी देखना है, हमको पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, अब मैं पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर कराने जाऊंगा, तो एक क्लास पूरी पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर है, बकौल रिले, कंजर्वेटर, हीटर, आपका वाइंडिंग टेम्परेचर मीटर, ऑयल टेम्परेचर मीटर आपका। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सब करने में लगभग एक क्लास उसमें लगेगी हमको। ऐसा करके मेरे को, मेरे ख्याल से 3 से 5 क्लास ट्रांसफार्मर हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम होगा तो आपका जो आईटीआई का टेक्नीशियन का इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चालू कर देंगे। पर ये पढ़ना भी जरूरी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अभी हमने मेन जो है वो चालू करा नहीं है ना, मेन जो है सिलेबस हमने चालू नहीं करा है 100%। और मैं कह रहा हूँ कि इसी में से लगभग जो है आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, और बाकी पूरी आपकी मेहनत, और जितनी मेहनत आप कर पाओ, बेस यहाँ से आपका बन ही जाएगा, है ना। और समय अगर साथ देता है तो हम न्यूमेरिकल तो खैर लगाएंगे ही, लेकिन और ऑब्जेक्टिव टाइप भी देख सकते हैं, और एक जीके की क्लास भी देखते हैं। थोड़ा समय के ऊपर है, हो जाए तो हम चालू कर दें, ताकि आपका बेस जीके का भी बन जाए, सारी चीज़ें आपके काम में आए। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में, है ना। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको क्लास कैसी लगी, पसंद आई तो लिखिएगा, और साथ में और कोई सजेशन